सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 30 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है निबंध लेखन। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि निबंध लेखन का कार्य किस प्रकार से किया जाता है। पहले हम कुछ निबंधों को पढ़ेंगे और फिर सीखेंगे कि किस प्रकार से निबंध लेखन हम करते हैं। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 30 निबंध लेखन। निबंध शब्द नि पूर्णतया जमा बंध बंधा हुआ दो शब्दों के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पूर्णतया बंधा हुआ। अर्थात जब किसी विषय पर क्रमबद्धता और पूरी स्पष्टता के साथ विचारों को प्रकट किया जाता है तो ऐसा लेख निबंध कहलाता है। तो बच्चों, सबसे पहले हमें निबंध का अर्थ पता होना चाहिए। निबंध दो शब्दों से मिलकर बना है, नी जमा बंध। नी का अर्थ होता है पूर्णतया और बंध का अर्थ होता है बंधा हुआ, यानी कि इसका जो शाब्दिक अर्थ हुआ वो हुआ पूर्णतया बंधा हुआ। अर्थात क्या हो गया इसका अर्थ कि जब किसी विषय पर हम क्रमबद्ध तरीके से अपने विचारों को पूर्ण तरीके से स्पष्ट रूप से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, ऐसे लेख को ही निबंध कहा जाता है। मतलब इसमें क्रमबद्धता होती है। ठीक है, अगर हमारे सामने कोई विषय आ जाए तो उसको लेकर हमारे मन में बहुत सारे विचार उठते हैं, लेकिन जब हम उसको क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करें, हमें कोई विषय दिया गया है, उस पर हम अपने क्रमबद्ध तरीके से विचारों को प्रस्तुत करें, वही निबंध लेखन होता है। अब आता है पत्र लेखन की भांति निबंध लेखन भी कला। ये कला मानी गई है। जैसे पत्र लेखन को एक कला माना जाता है, वैसे ही जब तक हम इसका अभ्यास नहीं करते, हम इसमें पूर्ण तरीके से बिना अभ्यास के हम इसमें पूर्णतः क्या नहीं हो सकते, कुशल नहीं हो सकते हैं। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कुछ बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना जरूरी होता है जब भी हम निबंध लेखन का कार्य करें। निबंध के विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। हम जिस विषय पर निबंध लेखन का कार्य करना चाहते हैं उसका हमें पूर्ण तरीके से ज्ञान होना चाहिए, मतलब उसके बारे में सभी बातें पता हों। निबंध की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा एकदम सरल हो, स्पष्ट, यानी कि दूसरों को आसानी से समझ में आ जाए। निबंध में प्रसंग के अनुसार मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों आदि का उचित समावेश होना चाहिए। मतलब जैसे निबंध हमने जिस विषय पर हम लिख रहे हैं, निबंध का जैसा प्रसंग है उसके अनुसार हम उसमें मुहावरे जोड़ सकते हैं, लोकोक्तियों को लिख सकते हैं और सूक्तियों को भी लिख सकते हैं। इसके अलावा किसी महापुरुष का कथन आदि भी हम उसमें जोड़ सकते हैं। निबंध का शीर्षक विषय के अनुरूप संक्षिप्त एवं आकर्षक होना चाहिए। तो जिस हिसाब से हमारा विषय उसी के हिसाब से हम शीर्षक देंगे, लेकिन शीर्षक एकदम छोटा होना चाहिए। शीर्षक यानी कि निबंध को एक नाम देंगे और ऐसा नाम होगा कि पाठकगण उसके उस शीर्षक को पढ़कर उसको पढ़ने के लिए आकर्षित हों। अब बच्चों, हम कुछ निबंधों को पढ़ लेते हैं जिससे हम जान पाएंगे कि किस प्रकार से लेखन कार्य करें। सबसे पहला है समय का सदुपयोग। कैसे लिखेंगे? समय का सदुपयोग से हमारा तात्पर्य है कि हम समय को कभी भी व्यर्थ ना करें, उसका अच्छी प्रकार से उपयोग करें, अच्छा उपयोग करें, जिससे कि हमें जीवन में सफलता प्राप्त हो। पढ़ते हैं। किसी अंग्रेज ने ठीक ही कहा है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। अर्थात समय और समुद्र की लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। तो जैसे यहाँ पर एक अंग्रेज विद्वान का कथन लिख दिया है यहाँ पर, ऐसे ही आप अन्य कथन भी इसमें समावेश कर सकते हैं। सचमुच समय हमेशा ही पानी की धारा के समान बहता हुआ आगे बढ़ता जाता है, वह मुड़कर पीछे कभी नहीं देखता। इस प्रकार मैं न तो किसी के अधीन रहता है और न किसी पर निर्भर रहता है। समय की इस विशेषता को समझने वाला और उसे उचित महत्व देने वाला ही समय का सदुपयोग करके अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। मतलब कि समय कभी रुकता नहीं है बच्चों। ठीक है, अगर हम उसका ठीक से उपयोग करेंगे तो ही हमारा जीवन सफल हो सकता है, सार्थक हो सकता है। समय का सदुपयोग किसी के जीवन के लिए भी सफलता का एक महान आधार है। इसका जिसे ज्ञान हो जाए वह कभी भी जीवन में हार नहीं सकता। या इस ओर यह ध्यान देना आवश्यक है कि समय का सदुपयोग करने वाला समय के महत्व को बहुत अच्छी प्रकार से जानता है और समझता है। वह समय को न केवल बहुमूल्य समझता है अपितु उसे वह अमूल्य भी समझता है। वह यह भी जानता है कि एक बार समय निकल जाने पर बार बार पश्चाताप करने के सिवाय और कुछ भी नहीं मिलता। महाकवि तुलसीदास ने ठीक ही कहा है। क्या कहा है उन्होंने? का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनिका पछताने। इसका अर्थ क्या है कि बारिश का क्या फायदा जब कृषि ही सूख जाए, खेती ही सूख जाए, और जब समय निकल जाए तो पछताने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा कहा है।
वास्तव में समय एक ऐसा धन है जिसका उपयोग करने में ही जीवन को अपार और असीम सुख मिलता है। महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद आदि ऐसे ही युग पुरुष हुए हैं जिन्होंने समय का पूरी तरह से सदुपयोग करके समाज, देश और संसार को अपेक्षित मार्ग प्रदान किया। समय का सदुपयोग करके विद्यार्थी अपनी परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त करके अपने जीवन को निरंतर सुंदर और सफल बनाने की योग्यता प्राप्त कर सकता है। समय का सही और उचित उपयोग करने के लिए उसे हर प्रकार के आमोद प्रमोद, मनोरंजन, सैर सपाटे सहित और अनावश्यक बातों की ओर अनावश्यक बातों की ओर से अपना मुंह फेरना होगा, तभी वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। मतलब क्या कह रहे हैं कि इनका मतलब ये है कि अगर हम जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं तो हमें व्यर्थ की बातों में नहीं फंसना है, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना है और समय का सही प्रकार से उपयोग करना है। ठीक है, समय का सदुपयोग करके कोई भी अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है, असंभव को संभव में बदल सकता है। फिर तो असफलता को सफलता की दासी बनने में देर नहीं लगेगी। अतएव हमें समय का सदुपयोग तन मन से करने के लिए कमर कस लेनी चाहिए। तो हमने देखा बच्चों की किस प्रकार से भाषा का प्रयोग किया गया है। एकदम सरल भाषा है, स्पष्ट भाषा है, हमें हर चीज अच्छे से समझ में आ रही है। साथ ही साथ इसमें तुलसीदास जी द्वारा कही गई बात को सम्मिलित किया गया है, उनके दोहे को सम्मिलित किया गया है। साथ ही साथ एक अंग्रेज विद्वान का कथन भी सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार से आप निबंध लेखन का प्रयास करेंगे। अन्य और भी निबंध हैं जिनका मैं शीर्षक पढ़ देती हूँ, आप इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे और फिर निबंध लेखन का कार्य करेंगे। शिक्षा में दूरदर्शन का महत्व। दूरदर्शन यानी कि टेलीविजन, ठीक है, उसका क्या महत्व है शिक्षा के क्षेत्र में, ये बताना है। किस प्रकार से हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ये हमारे जीवन को किस प्रकार से आगे बढ़ाने का कार्य करता है। जीवन मतलब जो हमारा शैक्षिक जीवन है बच्चों, उससे तात्पर्य है। नेक्स्ट है व्यायाम के लाभ। जो हम व्यायाम करते हैं, योगा, आसन, एक्सरसाइज जो हम करते हैं, उसको करने से क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या लाभ होते हैं, वो सारा इसमें बताया गया है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू। बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो कि हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, इनके बारे में है। तो इस निबंध को जब आप पढ़ेंगे तो आप सीख पाएंगे कि किस प्रकार से अगर किसी महापुरुष के ऊपर हमें निबंध लेखन का कार्य करना हो, उनके विषय में हमें निबंध लेखन कर रहा हूं, तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। बच्चों, जब आप ये बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर आपको अभ्यास कार्य करना है। आओ अभ्यास करें में से यह कार्य आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर अक्षरों में करना है। दिए गए विषयों पर निबंध लिखिए। यहाँ पर कुछ विषय दिए गए, इस पर आपको निबंध लेखन का कार्य करना है। एक बार मैं शीर्षक पढ़ देती हूँ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति हुए हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। जिस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू जी के लिए लिखा गया, उसी प्रकार से आप इनके विषय में लिखने का प्रयास करेंगे। मेले का दृश्य, यानी कि आप किसी मेले में गए और वहां का जो दृश्य होता है उसके बारे में आपको बताना है। व्यायाम का महत्व। व्यायाम का क्या महत्व है हमारे जीवन में, ऊपर दिया ही गया है। व्यायाम के लाभ, महत्व एक ही प्रकार से होते हैं, इस पर से देखकर आप कोशिश करेंगे कि लिख पाए। अब है आदर्श विद्यार्थी। आदर्श विद्यार्थी, एक अच्छा विद्यार्थी के अंदर क्या क्या गुण होते हैं वो सारा बताएंगे। अब आता है नेक्स्ट है दिल्ली के दर्शनीय स्थल। दिल्ली, अगर आप दिल्ली आपने घूमा होगा तो आप जानते ही होंगे कि वहां पर क्या क्या देखने की जगह है। और अगर आप नहीं भी गए ना बच्चों दिल्ली घूमने, तो भी आप पुस्तकों के माध्यम से अपनी मम्मी पापा से पूछकर उन दर्शनीय स्थलों के बारे में लिख सकते हैं, कोशिश करेंगे। फिर है विद्यालय का वार्षिकोत्सव, यानी कि आपके विद्यालय में जो एनुअल फंक्शन मनाया जाता है उसके बारे में बताएं। तो ये सारा कार्य आपको अभ्यास पुस्तिका में सुंदर अक्षरों में कर लेना है। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से निबंध लेखन का कार्य किया जाता है, अपने विचारों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, साथ ही साथ भाषा में सरलता और स्पष्टता होनी जरूरी है। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।